आज हम अपनी वीडियो के अंतर्गत गुप्तकालीन समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक जीवन कैसा था उनका। गुप्तकालीन समाज किस व्यवस्था पर आधारित थी? तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। गुप्तकालीन समाज के सभी वर्णों और जातियों में किस वर्ण का स्थान प्रतिष्ठित था? तो ब्राह्मणों का प्रतिष्ठित स्थान था। आगे देखते हैं। गुप्तकालीन किस संहिता में कहा गया है कि ब्राह्मणों की परीक्षा की तुला से, क्षत्रियों की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से ली जानी चाहिए? तो न्याय संहिता में कहा गया है। गुप्तकालीन वर्ण व्यवस्था में उच्चतम तथा निम्नतम सामाजिक स्थिति क्रमशः किसकी थी? तो ब्राह्मण तथा शूद्र की। गुप्तकाल में क्षत्रिय कर्म अपनाने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्म क्षत्र कहा जाता था। इस गुप्तकालीन विद्वान के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के मकान क्रमशः 5, 3, 4, 3, 2 कमरों वाला होने चाहिए। तो वराह मिहिर ने कहा था। गुप्तकालीन ब्राह्मण का मुख्य कर्म क्या था? धार्मिक और साहित्यिक कर्म था। गुप्तकाल में व्यापार वाणिज्य कर्म अपनाने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा गया है? तो आप धर्म कहा गया। थिनी या त्रिफयान ने अछूतों को क्या कहा है? तो चांडाल कहा है। गुप्तकालीन मंदिरों में किस प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा था? देवदासी प्रथा सबसे कुख्यात प्रथा थी ये। किस स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है? तो नारद और पराशर स्मृति में। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में गणिकाओं यानी कि वेश्याओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का वर्णन मिलता है? तो वात्स्यायन कृत कामसूत्र में। गुप्तकालीन समाज में कौन सा प्रमुख मनोरंजन प्रचलित थे? तो ये संगीत था, नाट्य था, आखेट था और द्रुत क्रीड़ा था। आगे देखिए। गुप्त काल में पेशेवर लेखक वर्ग के रूप में किस जाति को उद्भव हुआ? तो कायस्थ का हुआ था। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ या स्मृति में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ या स्मृति में मिलता है? पोषणम स्मृति में मिलता है। गुप्तकालीन ग्रंथ अमरकोश के अनुसार अध्यापन कार्य में लगी स्त्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो उपाध्याया तथा आचार्य। आगे देखिए। गुप्त काल शासक भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का सर्वप्रथम ये प्रमाण कहाँ किस अभिलेख में मिलता है? तो एरण अभिलेख में 510 ईस्वी। गुप्तकालीन किस अभिलेख में विष्ट या बंधुआ मजदूरी का साक्ष्य उपलब्ध है? तो प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर ताम्रपत्र में। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो सामंतवाद एवं भूमिदान। आगे देखिए। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ था? तो गुप्तोत्तर काल में। आगे देखते हैं। गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किस बात से सुगम बना? तो पुरोहित वर्ग की भूमिदान से। सामंत तथा प्राचीन भारत के किस युग में व्यापक रूप में प्रचलित हुई थी? तो गुप्त काल में। सामंत प्रथा प्राचीन भारत के किस युग में व्यापक रूप से प्रचलित हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। गुप्तकालीन समाज में हास पतन के प्रमुख कारण क्या थे? जातियों की संख्या बढ़ जाना। पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक ढांचे के किस नवीन वर्ग की संरचना हुई थी? तो कायस्थों की। आगे देखिए। दास प्रथा के संबंध में जिस स्मृति में सर्वाधिक विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है उसके लेखक का क्या नाम है? तो नारद नाम है। अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है? विवाह से। धार्मिक जीवन देखते हैं। धार्मिक जीवन किस काल में ब्राह्मणवादी विचारधारा का पुनरुत्थान व सुदृढ़ीकरण का काल माना गया है? तो गुप्त काल को। अधिकांश गुप्त शासक किस वर्ग के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र था? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए था। गुप्त काल में किस धर्म को लोकप्रियता में वृद्धि हुई? तो वैष्णव धर्म में हुई। गुप्त काल में सर्वाधिक किस भगवान के मंदिरों की स्थापना हुई थी? तो विष्णु भगवान। गुप्त काल में हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रचार प्रसार किन देशों में हुआ था? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, दक्षिण पूर्व एशिया में। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना किस काल की देन है? तो गुप्त काल में।
गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह प्रतीक क्या था? तो गरुड़, विष्णु वाहन। विष्णु के साथ लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। किस पुराण में 10 अवतारों की सूची दी गई है? तो मत्स्य पुराण में दी गई है। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में विष्णु प्रतिमा स्थापित करने की विधि बताई गई है? तो वराहमिहिर कृत वृहत संहिता में। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में विष्णु प्रतिमा स्थापित करने की विधि बताई गई है? तो वराहमिहिर कृत वृहत संहिता में। गुप्त काल के किस अभिलेख में जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है? ये स्कंदगुप्त के काहोम स्तंभ अभिलेख से। देखिए, किस काल में सर्वाधिक मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के दौरान लोक कारक के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया? तो सूर्य का किया गया। सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। मंदसौर मूल स्थान कोणार्क और मोढेरा। भगवान धर्म भागवत धर्म के कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? नवधा भक्ति इसलिए कहा जाता है। कला में विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वराह में। साहित्य और विज्ञान देख लेते हैं। गुप्तकालीन साहित्य देखिए, गुप्त काल में सर्वाधिक किस भाषा का विकास हुआ? तो संस्कृत का हुआ। गुप्त वंश का अधिकांश अभिलेख और मुद्रालेख किस भाषा में मुद्रित है? तो ये संस्कृत में मुद्रित है। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने मुद्राओं को छंदोबद्ध और संस्कृत में उत्कीर्ण करवाए थे? तो गुप्त शासकों ने करवाए थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस कालखंड में सर्वाधिक साहित्य एवं कला स्थापत्य संस्कृति का विकास हुआ? गुप्त काल में हुआ। आगे देखिए, गुप्त प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसके द्वारा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। पुराणों का अंतिम संकलन किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। देखिए, कौन कौन है? विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, महर्षि वत्स्यायन, कामसूत्र, अमर सिंह, अमर को शब्दावली, शूद्रक, मृच्छकटिकम, कमंदक, नीतिसार। आर्यभट्ट गणितीय जो सूर्य सिद्धांत, नक्षत्रों की गणना, आर्यभट्टियम, शून्य दशमलव पाई का सिद्धांत। वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। ये पंच सिद्धांतिका सूर्य, चंद्र और पृथ्वी की गति के संबंध में। अवृहत संहिता, लघु जातक और वृहत जातक। ब्रह्मगुप्त क्या थे? भारत का न्यूटन कहा जाता है इन्हें। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया। महर्षि वाघभट्ट, ये अष्टम हृदय इन्होंने लिखा। विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, भास, स्वप्न वास दत्ता और चारु दत्तम। अंगस, ये योगचार। दंडिन, दस कुमार चरित, काव्यदर्श। चरक, चरक संहिता। धनवंतरी, राष्ट्र चिकित्सा, धातुओं सोना चांदी तांबा लोहा से रोग निवारण की शक्ति। पारा का आविष्कार। भारवी, ये कीर्तार्जुनियम इन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं। वीडियो अगर जो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए आगे देखते हैं। कहा जाता है इनकी कौन कौन सी रचना है? रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, मालवाग्निमित्रम, कुमार संभव और ऋतुसंहारम। ये आगे देखिए, ये कौन है? चंद्र गोमिन, ये चंद्र व्याकरण है। नारायण पंडित, हितोपदेश, वासु सुबंधु, वासदत्ता, मेंथा, हृदय ग्रीव वध। आगे देखिए, भामा, ये काव्यालंकार है। वासभट्टी, रावण वध। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की दरबारी राजकवि कौन था? तो हरिश्चंद्र था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में विद्वानों की परिषद को क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम का दरबारी कवि कौन था? वासभट्टी। गुप्तकालीन मंदौर प्रशस्ति की रचना संकलन किस काल में किया गया था? तो गुप्त काल में किया गया था। सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है? तो यह आर्यभट्ट ने कहा। गुप्त कालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने के सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो महारावली का लौह स्तंभ लेख। किन धार्मिक
स्मृतियों की रचना गुप्त काल में की गई थी? तो नारद, कात्यायन, पराशर तथा बृहस्पति। किस गुप्तकालीन प्रशस्तिकार रचना को शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीति के मर्मज्ञ कवि और पाटलिपुत्र का निवासी कहा गया? उदयगिरि के गुहालेख के रचयिता वीरसेन साव को। अब पंचतंत्र रचना के 5 तंत्र कौन कौन है? मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरिचित। किस गुप्तकालीन रचना को संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अमरकोश को कहा जाता है। अमरकोश ग्रंथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नाम लिंगानुशासन। अमरकोश ग्रंथ के सबसे प्रसिद्ध टीकाकार कौन माने जाते हैं? तो क्षीर स्वामी भट्ट माने जाते हैं। षट दर्शन का पूर्ण विकास किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। किस गुप्तकालीन ग्रंथ को विज्ञान का विश्वकोश कहा गया है? तो बृहत संहिता को कहा गया। गुप्त काल में शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ कौन था? तो सुश्रुत था। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो आर्यभट्ट था। अब हम देखें गुप्त काल की कला और स्थापत्य के बारे में। गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण देखे जा सकते हैं मंदिर निर्माण में। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा कला का स्थान प्रमुख केंद्र था? तो सारनाथ था। उत्तर भारत के किस मंदिर निर्माण शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो नागर शैली का। गुप्तकालीन किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्य यंत्रों के साथ उकेरे गए हैं? तो रचना कुठार मंदिर में। महारौली लौह स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, मंदिर स्थान और विशेष। सांची का मंदिर, सांची मध्य प्रदेश गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर, यह जबलपुर मध्य प्रदेश में। कलश पर सिंह की मूर्तियां तथा प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। घुमरा का शिव मंदिर, यह सतना मध्य प्रदेश में। पाषाण निर्मित मंदिर का यह गर्भगृह प्राप्त हुआ है। गर्भगृह के भीतर एक मुखी शिवलिंग स्थापित है। एरन का विष्णु मंदिर, सागर मध्य प्रदेश में। स्तंभ शीर्ष गज सिंह नारी मुख से अलंकृत है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, यह पन्ना मध्य प्रदेश में। गर्भगृह की दीवारों को अलंकृत किया गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश में। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अंकन है। भीतर गांव का मंदिर, यह कानपुर उत्तर प्रदेश ईंटों से निर्मित प्राचीन मंदिर है। शिखर में दैत्याकार मेहराब बनाए गए हैं। आगे देखिए, गुप्त शासकों द्वारा बनवाए गए 2 स्तूपों का क्या नाम था? तो सारनाथ का धमेक स्तूप और राजगृह स्थित जरासंध की बैठक। किस गुप्त शासक ने नालंदा में बौद्ध का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य ने। गुप्तकालीन उदयगिरि गुफा या गुहा स्थापत्य का विकास किस गुप्त शासक के काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य एवं कुमारगुप्त प्रथम। गुप्तकालीन उदयगिरि पहाड़ी से किस पदाधिकारी का लेख प्राप्त हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन का। आगे देखते हैं हम, पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो 29 गुफाएं। अजंता की गुफा के बारे में किस वर्ष सर्वप्रथम पता चला था? तो 1819 में। अजंता पहाड़ी की कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती हैं? तो गुफा संख्या 16, 17 और 19। अजंता पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बाघ की पहाड़ियां कितनी गुफाएं प्राप्त की गई हैं? तो कितनी गुफाएं प्राप्त की गई हैं? 9 गुफाएं प्राप्त की गई हैं। बाघ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो धार जिला मध्य प्रदेश। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं, किस काल खंड में मूर्ति कला के संदर्भ में दैहिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य को प्रधानता दी गई थी? तो ये गुप्त काल में दी गई थी। गुप्तकालीन बौद्ध प्रसिद्ध बौद्ध मूर्तियां कौन सी हैं? तो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की बौद्ध मूर्ति और सुल्तानगंज की बौद्ध मूर्ति। गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियां किन किन मुद्राओं में निर्मित की गई थी? तो अभय, वरद, ध्यान, भूमि स्पर्श और धर्मचक्र प्रवर्तन। कौन कौन सी थी? अभय मुद्रा थी, वरद, ध्यान, भूमि स्पर्श, धर्मचक्र और प्रवर्तन। आगे देखिए, मरणासन राजकुमारी का चित्रण किस गुफा में चित्रित किया गया? अजंता की गुफा संख्या 16 में।
महात्मा बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाओं का संबंधित चित्रण किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो इसमें किया गया है, ये किया गया अजंता गुफा संख्या 17 में। क्वींस ऑफ केव किस गुफा को कहा जाता है? तो उदयगिरी की गुफा को कहा जाता है। अजंता की गुफाओं की निर्माणाधीन अवधि मानी जाती है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो 7वीं गुफा को। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो गुप्त युग की। किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण के दृश्य अंकित किए गए हैं? तो नचना कुठार मंदिर। गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो दुर्जनपुर से। विविध देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपत संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो मथुरा था। संस्कृत भाषा के उत्कीर्ण पहला अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये गिरनार से प्राप्त हुआ है। गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री एवं शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो प्राकृत। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। शतरंज का खेल का उद्भव किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था। आगे देखते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? तो पंचायतन प्रकार का है। ये कौन सा नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त की सदाचारी गणिका बसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है? तो मृच्छकटिकम। किस राजवंश के काल से संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है? तो गुप्त काल में। कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंश के रूप में उल्लेख करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख। दामोदर पुर ताम्रलेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है किसके शासनकाल से संबंधित है? तो कुमार गुप्त प्रथम से। किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु के वराह अवतार दर्शाया गया है? तो उदयगिरी गुफा विदिशा में। इसके अनुसार श्री गुप्त को किस स्थान पर चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो मृगशिखा वन में। बृहस्पति के अनुसार शिल्पकारों की कितनी श्रेणियां थी? 8 थी। कला एवं साहित्य में गोपी कृष्ण के अंग की प्रमुख अंग कब बनी थी? तो गुप्त काल में बनी थी। गुप्त काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? संस्कृत साहित्य पर। किस ग्रंथ पर मेधातिथि ने टीका लिखा थी? तो ये मनुस्मृति पर। किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत का प्रयोग अधीनस्थ शासकों के अर्थ में किया था? तो अशोक घोष ने। न्यूटन का सिद्धांत से पूर्व किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आर्यभट्ट ने। फयान की यात्रा विवरण का नाम क्या है? तो फोक्योकी। फयान का है फोक्योकी। किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वैष्णव गुप्त के गुणधौर अभिलेख से। किस पुराण में इतिहास की परिभाषा एवं क्षेत्र की विवेचना की गई है? तो वायु पुराण में। कौन सा गुप्त शासक गायक एवं कवि था? तो चंद्रगुप्त। ये कौन सा गुप्त शासक गायक और कवि था? समुद्रगुप्त, क्योंकि उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। गुप्त काल में उच्च शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो नालंदा था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप कहाँ मिलता है? तो अजंता में मिलता है। किस अभिलेख में अशोक के शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण अंकित है? तो प्रयाग प्रशस्ति में अंकित है। आगे देखते हैं। समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है? तो बाघ मध्य प्रदेश में। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाले बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ललित विस्तार, महाराजगृह, मोक्ष अनुग्रह की नीति किस गुप्त शासक ने अपनाई थी? तो समुद्रगुप्त ने। कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी? तो चित्रकला तथा वास्तुकला। मंदिर में किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा को माना जाता है। आगे देखते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए
चैनल से जुड़े रहिए ऐसे वीडियो पाने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।